अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। फैटेफ से रिलेटेड जो बिल्स थे वो असेंबली ने मंजूर कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद जो नैब कानून में तरमीम करनी है, क्या उस पर इत्तेफाक राय हो सकेगा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान या नहीं। दूसरा अहम सवाल यह है कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। अपोजिशन ने यह इशारा दे दिया है कि एक दफ़ा फिर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक होगी और तहरीक चलाएगी, जिसके लिए ईद के बाद पहले रेबर कमेटी का इजलास होगा, बाद में APC होगी, जिसमें बाकायदा लाए अमल तय किया जाएगा। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक दफ़ा फिर अपोजिशन एक्टिव हो रही है, मुतहरिक हो रही है। जॉइंट अपोजिशन तो पहले भी थी, रेबर कमेटी के इजलास पहले भी होते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईद के बाद दोबारा रेबर कमेटी का इजलास होगा और हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक चलानी है इस बारे में फैसला किया जाएगा। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कहा कि अगर हम सड़कों पर निकले तो आधे रास्ते में ही पहुंचेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है ईद के बाद? देखें, इस फतवा में उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। बिलावल को शहबाज शरीफ साहब ने समझाया और दो पार्टियां एक प्लेटफार्म पे हो गई। फजलुर रहमान साहब डटे हुए थे और मैं ना मानूं की पॉलिसी पे थे। ईद के बाद भी इनको समझाया जाएगा। जब शहबाज शरीफ को समझाया जाता है वो समझ जाते हैं, ये समझदार लोग हैं। नैब भी हाथ से निकल गई। नैब का भी मसला जो था, तरमीम जो है वो नहीं हो रही, और सबसे सीरियस केस भी शहबाज शरीफ का है। और रात 1:45 बजे 1:30 बजे इन्होंने आमना सदकना कहा और इन्होंने वोट दी। और फजलुर रहमान असल अपोजिशन का जो एक रोल अदा करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि इनको बेवकूफ़ बना लेंगे। मेरा नहीं ख्याल। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, वो समझदार हैं। ईद के थोड़े ही दिनों बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा, फिर रबीउल अव्वल है। सो ये सारी बातें एक्टिव ज़रूर होगी सियासत 1 तारीख से लेकर सितंबर। ये सारी बातें मैं कह चुका हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैं TV में नहीं आया। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है। और जो नवाज़ शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। शेख साहब, आपने ये कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कोरोना वायरस आपको हुआ था, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। अभी भी जो आपकी तबीयत नासाज है उसी वजह से है या कोई और रीज़न है इसका? कोई वजह है और मेरी कमज़ोरी, क्योंकि मैं मौत को हाथ लगा के आया हूँ। मेरा सीरियस था कोरोना और मैं 2 दिन ऑक्सीजन पे रहा और इस वजह से अभी मुझ में कमज़ोरी है। लेकिन मैं आपको इसलिए इनकार नहीं कर सका कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को 2 दफ़ा जाके उनसे कहा कि मीर शकील रहमान साहब को रहा कर दें। मैं ईद की इस चांद रात में ये बात सारी कौम से के सामने कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो उन्हें रहा कर दें। ये आपकी बात नैब वाले सुन रहे हैं तो वो भी मेहरबानी करें। ये आप TV के ज़रिए पैगाम पहुँचा रहे हैं? आपकी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से इस हवाले से? मैंने ख़ुद 2 दफ़ा उनसे गुजारिश की थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं TV के ज़रिए चांद रात पे उनको कहना चाहता हूँ कि नैब को भी कहना चाहता हूँ और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ा दिन है, बड़े हौसले से बड़ा फ़ैसला करने की ज़रूरत है, उन्हें रहा कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया इस बात का? वो छोड़ दें। मैं जो मुतलका आपके लोग हैं उनके नोटिस में मैंने गुजारिश कर दी थी। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि मामलात हैं हुकूमत के हाथ में, ये सिर्फ कोई केस या नैब का एक इंडिपेंडेंट केस का मामला नहीं है? इमरान खान तो यही कहता है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये नैब का इंडिपेंडेंट केस है। आपने सवाल किया तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सही है, कहते वो ये है, लेकिन फिर भी जो मर्जी सवाल कर लें। ठीक है, वो इमरान खान साहब कहते ये, लेकिन आपको अंदाजा है कि कुछ ना कुछ उनके हाथ में गालिबन है जो किया जा सकता है? देखिए, मैंने तो नैब से दरख्वास्त, मैं तो नहीं जा सकता था ना, मैं तो इमरान खान के पास ही जा सकता था। उन्हीं से अपील की है 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मिलके, और आज पब्लिकली कर रहा हूँ। ठीक। शेख साहब, आपने बड़ी अहम बात की थी कुछ देर पहले। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब गारंटी दे के गए कि 5 साल इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, यानी कि 5 साल मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब। कोई उनको हटाने के लिए तहरीक नून लीग की तरफ से नहीं चलाई जाएगी? मेरे ख्याल में
वरना जिस तरह हमज़ा को छोड़ के गए थे, अब मरियम खामोश है। किसने रोका मरियम को? जहाँ सारी दुनिया बोल रही है सुबह शाम, वो भी बोल सकती हैं। मैं शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ कि वो मेरी पार्टी का आदमी है, मेरी भी उम्र उतनी है, मैं भी बीमारी से उठा हूँ, वो भी बीमारी से उठा है, और वो खाम खा पंगा लेने का आदी नहीं है और इंशाल्लाह पंगा नहीं लेगा। फ़हम व फरासत से, इस सारे माहौल से, इस सारी तहरीक को और जो कुछ उनके ऐलानात हैं, अगस्त होगा, अगस्त सितंबर में पहले कह चुका हूँ, पूरे 4 महीने लगा लें जी। सियासी जोड़ो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, लेकिन इमरान खान रहेगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। तो इसकी एक मिसाल और झलक तो उस दिन हमने देखी जब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो गए हैं, इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान लोग हैं वो आगे बढ़े इस इनकलाब को लेकर। तो वो नजर आ गया था कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त पूरी जमात का यही हाल है? क्योंकि अगर आप देखें, शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल, वो तो बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं इस वक्त। देखें उनके मसले क्या हैं। 2620 लोगों के रेफरेंसेस केसेस हैं। सिर्फ 20 केसों का फैसला हो जाए, इस मुल्क में अमन हो जाएगा। 26 को किस में रखते हैं, वो उसमें फ्रिज में लगा दें। 20 केसेस का फैसला हो जाए, इस मुल्क में अमन हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ने जो बात की है, मैं इस चांद रात को, मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी बात किसी ने नहीं की कि 120 अदालतें लग जाएं। उन्होंने तो 30 दिन कहा है, मैं तो फ़िक्रा पूरा करने के लिए 120 दिनों में अदालतें काम करें, फ़ैसले दे दें। मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी के तजर्बे से बताता हूँ कि यहाँ लोग जो कमाई के लिए सियासत में आते हैं, ये कानों को हाथ लगाएंगे। लेकिन शेख साहब, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि जो बुराई है या जो केस कमजोर पड़ता है, वो नैब के ऑफिस से ही उसका आगाज होता है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अच्छे, मैं आज को आपको अच्छे जवाब देने के मूड में बीमारी से उठाऊं, पहला इंटरव्यू आपको दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि बेशक वो रहा हो जाएं, 120 अदालतें बन जाएं, 120 दिन में फैसला हो जाए, बेशक वो रहा हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेख साहब, ये जो फैटेफ वाली भी आपने बात की कि देखें किस तरीके से फैटेफ की जो अमेंडमेंट थी उस पर भी सपोर्ट किया नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने नहीं किया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि फैटेफ का एक बिल जरूरी है, पाकिस्तान को अगर ग्रिल लिस्ट से निकलना है, और ऑपोजिशन की अमेंडमेंट मान ली गई थी, या इसकी वजह कुछ और है? आपको सब कुछ पता है, आप ऐसे ही अब देखें। गुजारिश ये है, कल इन्होंने कहा कि अब हम इनसे कभी बात ही नहीं लगाएंगे, इनको मुंह नहीं लगाएंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हुए, उसके बाद बिलावल ऑन बोर्ड हुए, फिर सारी पार्टी स्पीकर के कमरे में ऑन बोर्ड हुई। फजल रहमान साहब वाकई इस हुकूमत को टापल करना चाहते हैं, और सियासी ज़िंदगी में आज ईद रात को मैं फजल रहमान को पैगाम देना चाहता हूँ। अब मैं आपके वालिद का साथी हूँ, मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ था। आप जो गलती करने जा रहे हैं, इस सारे नज़रिया, इस सारे मसलक, इस सारी सोच और ये सारा आपका जो सिस्टम है, उसको तय उबाला कर देंगे आप। पहले आपने अक्लमंदी से चले गए और आपको इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ को इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं और शहबाज शरीफ दोनों बीमार हैं। तो कोई तहरीक सड़कों पर आप नहीं देख रहे, कोई धरना, कोई जल्द से जुलूस, ये आप नहीं देख रहे? इस जो धरना मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले दिया था, जिसमें एक सिंबॉलिक किस्म की सपोर्ट थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, इस किस्म का कोई धरना या खौफ, खतरा हुकूमत के लिए नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ की, मैं इमरान खान के लिए शदीद मसाइल होने के बावजूद, मैं टमाटर के भाव जानता हूँ, चीनी के भाव जानता हूँ, आटे के भाव जानता हूँ, बिजली का बिल जानता हूँ, और ये कैबिनेट में लेके जाता हूँ। बेशक लोग मुझे समझें कि ये दाल चीनी का भाव यहाँ पेश करने के लिए आ जाता है। मैंने कैबिनेट में आटा चीनी एक्सपोर्ट करने की और आयल की कीमत बढ़ाने की रिकॉर्ड मुखालफत की, रिकॉर्ड में लिखा जाए कि मैं मुखालिफ हूँ। और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, मैंने कहा था कि नैप ईद के बाद टार्जन होगा, और इसमें सरकारी लोग भी ले लेंगे। इसमें जो अगर 2 वजारतें तब्दील हुई हैं, 1-2 और हो जाएंगी अगले महीने ईद के बाद, और हमारे लोग भी उठाए जाएंगे। जिसने कल
अच्छी बात किसी ने की, गाजरें खाई हैं, उसको फक्की मिलनी चाहिए। नैब की फक्की बड़ी लाजमी है, बेशक वो बरी हो जाए, रहा हो जाए, जमानत हो जाए, ये बात की बात है। ये बड़ा अहम इशू है जो आप कह रहे हैं, आप काबीना में जाके उठाते हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए यही सबसे मायने रखता है कि चीज़ों की कीमतें ना बढ़ें और इतनी तेज़ी से ना बढ़ें। लेकिन शेख साहब, आपको भी अभी एहसास होगा कि ये तो एक मजाक बनता जा रहा है। इस पर तो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने मीम्स बन रहे होते हैं कि जिस बात का नोटिस लेते हैं वजीर आजम साहब, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, तेल हो, उसकी कीमत में और इजाफा हो जाता है। वजीर आजम साहब भी चाहते हैं कि कीमत कंट्रोल हो, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्या वजह है इसकी? मैं 6 नवंबर 1968 को इन चीनी चोरों के ख़िलाफ़ निकला और लाशें लेके अपनी गली लाल हवेली में आया। मैं पाकिस्तान पंजाब का वाहिद सियासी वर्कर हूँ जिसके महल्ले में वो लोग रहते हैं जिन्होंने मेरे लिए जाने दी हैं। मैं इस माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ रखा। 4 दफ़ा मैं निकला इनके ख़िलाफ़। बीजिंग में इन्होंने मुझे चैलेंज भी किया कि जाओ जो बनता कर लो। इस माफिया को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दी जा सकती सिवाय एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 120 जज और एक, ये मेरा मिशन है और अगले इलेक्शन का मेरा नारा है। जब ये 5 साल बाद हों कि 120 अदालतें और 120 दिन में फैसला, ये इंसाफ की बुनियाद होना चाहिए, वरना तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमानतें हो जाती हैं, वकील इनके पास बहुत भारी भरकम है और वो चैम्बर्स के ऐसे ऐसे वकील होते हैं कि वो खड़े होते हैं तो ज़मानत उनके आगे सर जोड़ के खड़ी हो जाती है। अब तो जो एक कोर्ट की रुकावट थी वो भी हट गई है। अगर आप शुगर कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वजीर आजम है, इदारे आपके साथ हैं, आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग मिलकर भी माफियाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं माफिया को इस मुल्क में 70 साल से शिकस्त, जब से मैं 6 नवंबर 1968 से कोई हुकूमत माफिया को शिकस्त नहीं दे सकी और आखिरी उम्मीद इमरान खान से है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग हमसे ये तोक़े रखते हैं कि एहतसाब का अमल कामयाब हो, चीज़ें सस्ती हों, इस माफिया को सज़ा मिले, ये माफिया जेलों में जाए, लेकिन ये आसान काम नहीं है। मैं सबके सामने हाथ उठा के कहता हूँ कि माफिया से 4 दफ़ा मैं शिकस्त खा चुका हूँ। मैं 14 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, 14 वजारतें मैंने चलाई हैं। मैं कौम के सामने हाथ उठा के कहता हूँ इस माफिया से टक्कर नहीं ली जा सकती सवाए चीफ जस्टिस का फ़ैसला, 120 अदालतें और 120 दिन में फ़ैसला। ये मेरा माटो है और ये मेरा स्लोगन है। शेख साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। शेख साहब, आपने कहा था पिछली ईद से पहले भी कि नैब जो है वो ईद के बाद टार्जन बन जाएगा। अब दूसरी ईद आ रही है, आप कह रहे हैं कि टार्जन बन जाएगा नैब, लेकिन इस दौरान जो अदालती फैसले आए हैं, जो दूसरी ईद का ही मैंने कहा था, पिछली ईद का तो नहीं। मैंने कहा था कुर्बानी की ईद तो यही है ना। अच्छा, तो कुर्बानी की ईद के बाद आप कह रहे हैं कि कुर्बानी होगी, नैब ज्यादा एक्टिव होगा, लेकिन जो इस दौरान रिमार्क्स आए हैं, चाहे वो होगा और इसमें दोनों तरफ होगी। मैं ये बातें कह चुका हूँ, इसलिए मैं आज आपसे और मूड में बात करने में हूँ। मेरा मतलब ये मैं कह चुका हूँ कि हमारे लोग भी उठाए जाएंगे और ये मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे वज़ीर और 1-2 मेरे जैसे वज़ीर बदल सकते हैं। मेरे का मतलब यही ना समझ लें कि मैं अपना कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लाना देता। नहीं, तो ये कारकर्दगी की वजह से बदले जा सकते हैं या नैब के केसेस की वजह से बदले जा सकते हैं? दुनिया में सियासत में ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ ये 65 होते हैं, हल्फ देते हैं कि हम वोट देंगे, अंदर जाते हैं तो 45 रह जाते हैं। ये वाकई बड़ा अजीब था शेख साहब। लेकिन ये जादू हुकूमत ने चलाया था, ये जादू क्या प्राइम मिनिस्टर ने चलाया था, किसने चलाया था? देखें, जादू हमेशा जादू किसी से ही कराया जाता है। जादू खुद नहीं, हम कुछ जादूगर तो नहीं है ना, हम तो दुआ गो हैं शहबाज शरीफ की सेहत के। हम तो दुआ गो हैं कि भाई उसके अच्छे फ़ैसले मुल्क के लिए बेहतर हों और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुल्की मामलात के लिए एक अच्छा फ़ैसला किया। ये जादू या तावीज़ या 1.25 लाख दाता दरबारी जो तावीज़ होता है, ये तो चल जाता है, इसमें तो कोई काम नहीं है ऐसा, और इन पे ज़्यादा चलता है। अच्छा शेख साहब, आपने जब ये अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि इस ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा, मैं कहता कि इस दौरान जो भी रिमार्क्स आए हैं या जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो तो ये कह रही है कि जो पार्टी इख्तिदार में होती है वो नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है, ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बनते हैं, हुकूमत के खिलाफ केसेस नहीं बनते। ये तासुर है जो कि किसी भी तरीके से आपकी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे कि एक एहतसाब होगा, लेकिन माजी के एहतसाब की तरह ये भी एक सियासी एहतसाब बनता जा रहा है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब टार्जन हमारी तरफ भी मुड़ेगा और 1-2 आदमी हमारे भी
लेगा, वरना तो ये फ़ज़ा जो है यही बन रही है कि सारे केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं, हमारे ख़िलाफ़ कोई नहीं। अभी देखें ना, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, और अगर यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसके कोई पुराने स्कैंडल हैं तो उस पर सोचो विचार कर रहे होंगे वो लोग जो सोचो विचार करते हैं। इस हुकूमत में अगर कोई इमरान खान की हुकूमत में कोई केस ऐसा है, स्कैंडल है, कोई करप्शन है तो बताएं। शुगर स्कैंडल आप लोगों ने खुद जो है उसको बेनकाब किया है, गंदम की कीमत बढ़ती रही है, बीआरटी स्कैंडल है, मालम जब्बा है, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत ही तहरीक इंसाफ की, और अपोजिशन रोज़ यही गिनवाती है कि इन तमाम केसेस में एनआरओ है नैब की तरफ से, हमारे केसेस जो हैं उसकी वजह से हमें जेलों में डाल दिया जाता है। देखें, वो जो केसेस भी इतने नहीं हैं जितने ये इन सब की ज़मानतें हुई हैं, वो भी मालम जब्बा वगैरह ऐसे केसेस नहीं हैं, उसको फ़ज़ा बना रहे हैं। हाँ केसेस हैं, शुगर का केस है, इसमें ये हुकूमत पीछे होगी तो नदामत होगी। आटे का केस है, पेट्रोल का केस है, मेरी इस 2 साल की काबीना में 3 केसेस हैं। इस पर इमरान खान ने फ़ैसला करना है, ये कौम की डिमांड है, और इस फ़ैसले को ना करके हमें जग हंसाई मिलेगी और हमारी पोजीशन जो आगे ही महंगाई के हाथों जो है वो असरअंदाज हो रही है पब्लिक की ओपिनियन हमारे बारे में। अगर इन 3 चोरों और माफिया के डकैतों को हमने कानून के हवाले ना किया तो हमें और रुसवाई मिलेगी। शेख साहब, अब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है नैब का, उस पर क्या आपके ख्याल में पेशरफ्त हो सकती है? ऑपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जो है वो बड़े अहम जो अमेंडमेंट्स हैं उनको नहीं लेकर आ रही, जिसपे कोर्ट्स भी बात करते रहे हैं, जिसमें रिमांड का दौरानिया कम करना हो या जो अरेस्ट पावर्स हो, बेल का कानून हो, इस पे हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई तरमीम नहीं आएगी। आप सवाल लंबा कर रहे हैं, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। नैब ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम नहीं आ रही जी। इमरान खान के मैं बात करने के बाद ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की कोई सोच नहीं है कि नैब के कानून में तरमीम हो, उसका बस चले तो वो और सख्त कर दें। कोई तरमीम नहीं आ रही, यानी कि इस पे तो आप लोग खुद इस बात पे मुत्तफिक थे कि नैब के कानून में अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर मामलात ऐसे नहीं चल सकते, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं चल पाएगी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कन्विंस्ड हैं कि किसी किस्म की तब्दीली नैब कानून में वो नहीं करेंगे। देखें, फाटफ का वोट चाहिए था ना, मिल गया। ये एक बहुत बड़ा एक पुल था, ये द्वारका का किला था जो फतह हो गया। और नैब ने आगे नैब की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दूसरे तमाम लोग एतराज़ात कर रहे हैं, पर जितना वो देखें ना, जितना उसका खौफ इस वक्त अपोजिशन में है, ज़मानतों पे हैं और कह रहे हैं कि हमने देखे हुए हैं और ये क्या कर लेंगे। और जब हमारी सरकार के भी 1-2 आदमी उठा लिए जाएंगे और 1-2 वज़ीर तब्दील हो जाएंगे तो बेहतरी की फ़ज़ा होगी। और इस बेहतरी की फ़ज़ा में मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन में, देखें अपोजिशन की क्या सूरत हाल है। अपोजिशन की ये सूरत हाल है कि आप देखेंगे, मैं अभी दावे से तो नहीं कहता क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं शहबाज शरीफ को इस तहरीक का दिल की अताह गहराइयों से हिस्सा बनते हुए नहीं देख रहा। सही। और बिलावल जो है उसको भी समझ आ जाएगी। फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर कोशिश कर लें, उनकी कोशिश कहाँ तक जाती है, और ये नाकाम होगी इनकी ये तहरीक, और इमरान खान कामयाबी से निकलेगा इस बहरान से। शेख साहब, आप उन सियासतदानों में से हैं जो कि खुल के बात करते हैं टीवी पे, आप प्रेडिक्शंस भी आकर करते हैं, और अब आपकी एक किताब भी आ रही है। उस किताब में क्या होगा? इंकशाफात होंगे, प्रेडिक्शंस होंगी, किस किस्म की किताब ये आ रही है? मैं कोरोना से जब बीमारी से 21 दिन गुजारे तो उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था मैं मरने ही लगा हूँ, मैंने कहा जो बातें शायद इतनी अच्छी किताब ना लिखी गई हो, क्योंकि बीमारी में इंसान की सोच भी बड़ी मफलूज होती है और वो उसकी सोच इतनी हाई पिच पे नहीं होती। लेकिन मैंने किताब मुकम्मल कर दी है और उसमें कोई इतनी ख़ास बातें अभी नहीं लिखी, लेकिन किताब मैंने मुकम्मल कर दी है। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को या 6 सितंबर को मार्केट में आ जाएगी। एक किताब और लिखूँगा, अब सेहतयाब हो जाऊँ ज़रा। अभी मैं आपको इंटरव्यू भी आधी बीमारी में दे रहा हूँ, मुझे सांस जो है, आपको पता है मेरे लंग्स जो हैं वो ख़राब हो गए थे इस कोरोना में और बुरी तरह उस पर असरात थे, तो वो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। एक किताब और लिखूँगा जो मेरे मरने के 10 साल के बाद शाया होगी, जिसमें सच लिख कर मरूँगा।
शेख साहब, उस किताब का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया कि आपने इस तबीयत में भी वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक के बाद ऑपोजिशन का मौक़िफ़ हम शामिल करेंगे। ऑपोजिशन ने यूनाइट होना है ईद के बाद, लेकिन कल सेनेट में अता रहमान साहब ने कहा कि जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो JUIF को किसी मुशावरत में शामिल नहीं करते और वो ऐसे फैसले कर रही हैं दो बड़ी पार्टीज़ जिससे हुकूमत मजबूत होती जा रही है। आइंदा ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, ये अता रहमान साहब का कहना था। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज खोकर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद होंगे। ऑपोजिशन एक दफ़ा फिर एक्टिव होती जा रही है हुकूमत के खिलाफ और ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा है। इस हवाले से 2 रोज़ पहले जो मुलाकात हुई जॉइंट ऑपोजिशन की, उसमें शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने यह कहा कि ईद के बाद रैबर कमेटी बैठेगी, रैबर कमेटी में तमाम मामलात को सामने रखा जाएगा, जो स्ट्रैटेजी वहां से बनेगी उसको APC में लेके जाएंगे और फिर उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक्टिव होने जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब धरने के हवाले से सवाल हुआ कि क्या कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी, तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि किसी धरने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम घरों से निकले सड़कों पर आए तो आधे रास्ते में ही हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन कल हमने ये भी देखा कि सेनेट में जो अमेंडमेंट थी, जो हुकूमत की तरफ से 2 बिल पेश किए गए, उसमें अमेंडमेंट के बाद उन दोनों बिल्स को हुकूमत की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से सपोर्ट भी किया गया। लेकिन सेनेट में कल अता रहमान साहब, जो कि रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम के और भाई है मौलाना फजल रहमान साहब के, वो बड़े खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि JUIF को सुना नहीं जाता, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन जो है वो ये तरमीम लाकर, जो बिल्स थे उसमें तरमीम लाकर उन्होंने हुकूमत को मजबूत किया है और 2 बड़ी पार्टीज़ यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई काम नहीं किया है ऑपोजिशन को यकजा करने में। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन के साथ इस तरह आइंदा नहीं चलेंगे। हैरान इस बात पर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता। इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऑपोजिशन के साथ चलने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था JUIF का जो धरना था, उसके धरने के बाद फजल रहमान साहब ये शिकवा करते नजर आए कि 2 बड़ी पार्टीज़ ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से उनसे उम्मीद थी। इसीलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद के बाद क्या तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ मुत्तहिद हो सकेंगी। जो स्टेटमेंट खासतौर पर अता रहमान साहब ने कल दिया है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने, और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अता रहमान साहब का कल सेनेट में गिला शिकवा आपने भी सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो मजबूत कर रही है हुकूमत को और हमेशा ऐसा ही करती आई है 2 बड़ी पार्टीज़, उन्होंने कभी ऑपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की। तो अब आप लोग तो हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक चलाना चाहते हैं रैबर कमेटी और APC के जरिए, तो कहाँ स्टैंड करती है ऑपोजिशन इस वक्त, खासतौर पर फजल रहमान साहब की जमात जो कि ज़्यादा आप लोगों से एक्टिव नजर आई है हुकूमत को गिराने के लिए? देखिए, ये जो 2 बिल हैं, ये इनके ऊपर तो तमाम पार्टीज़ की मुशावरत हुई है। यानी हमारी जो कमेटी थी, लॉ एंड जस्टिस कमेटी, उसके अंदर कल हमें ये बिल दिए गए थे, रात गए तक हम इनका मुतालिया करते रहे। उसके बाद हमने एक्सचेंज किए हैं कि इसके अंदर क्या तरमीम करना ज़रूरी है मुल्की मुफाद में। और सुबह जब वो बिल पेश हुए हैं तो बाकायदा उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है। काफ़ी देर तक हमने एक दूसरे से नुक्ता नज़र एक दूसरे को समझाया है, पब्लिकली समझाया है, प्रेस वहाँ पे मौजूद था। और जो ऑपोजिशन चाहती थी वो तरमीम उसमें ऐड की गई हैं और मुल्की मुफाद में ऐड की गई हैं ताकि इसको मजबूत और मौसर बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि ये दोनों बिल मुल्की मफाद में थे, इसलिए अमेंडमेंट के साथ इसको सपोर्ट किया गया और इसमें तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन अता रहमान साहब तो ये नहीं समझते। तो ये आप क्या JUIF को कन्विंस करने में नाकाम हो गए कि ये मुल्की मफाद में बिल पास किए गए? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं, आप हुकूमत को मजबूत करते आए हैं और हमेशा से ये 2 बड़ी पार्टीज ने यही किया है। वो धरने की मिसाल भी आपके सामने, उस वक्त भी यही गिला था उनका। देखिए, मैं उनका नुक्ता नज़र आपको समझाता हूँ। उनका नुक्ता नज़र, हम जिस
गालिबन अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछें तो ये बिल अगर एक मुनासिब तरीक़ाकार के साथ टेबल किया जाता और इसको भेजा जाता कमेटी में, और हमारे पास एक हफ्ता होता कि हम तमाम पार्टीज़ के साथ मुशावरत करके उन्हें समझाएं जो हमें पहले समझ आए। कल शाम तक तो हमें यही नहीं पता था जब हम सेनेट के इजलास से निकले कि नामुराद बिल में है क्या, ये बिल है क्या। और वहाँ पे हुकूमत जो थी उसकी प्ली ये थी कि आप पढ़े नहीं, मुल्क की मुफाद में साइन कर दें। हमने कहा यार ये हमारा भी मुल्क है भाई, हमें भी लोगों ने वोट दे के मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए भेजा, हम कैसे पढ़े बगैर इसको साइन कर दें। और वो मुसर थे, वजीर 2 मरतबा खड़े हुए कि प्लीज इसको आप पढ़े नहीं, इसको भेजे नहीं, कमेटी पे साइन कर दें। अगर हमारे पास 3-4 दिन होते तो जो मैं अभी आपके जरिए नाजरीन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही नुक्ता नज़र हम मौलाना को भी समझा पाते। लेकिन जब आपने हमें शाम को बिल दिया और कहा कि सुबह 10 बजे आ जाएं, सारी रात हम बिल पढ़ते रहे, उसके वो मजबूत करने के लिए उसमें जो तरामीम थी वो रकम करते रहे, तो हमारे पास शाम को 6 बजे और सुबह 10 बजे के दरमियान कोई वक्त नहीं हुकूमत ने हमें ऐसा दिया। जो कल खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके बाद मुस्तफ़ा साहब के पास भी आता हूं, उसमें खाकान अब्बासी साहब ने कल ये बताया था कि नेशनल असेंबली में जब ये बिल टेबल किया गया था उससे पहले ही इत्तेफाक हो चुका था कि क्या तरमीम लानी है इस बिल में, क्या करेक्शंस करनी है, लेकिन हुकूमत उन अमेंडमेंट्स को नहीं लेकर आई, इसलिए हमने एनए में सपोर्ट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि सेनेट में पेश करने से एक रात पहले ये तमाम मीटिंग्स हुई हैं। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पहले ही मामला तय हो चुके थे, हुकूमत ने जो है एनए में उन तरमीम्स को नहीं पेश किया था। ये 2 बड़ी अहम बातें आपने की हैं। आप शायद भूलते हैं कि ये 2 मुख्तलिफ फोरम हैं, यानी जो कमेटीज बनी हुई हैं नेशनल असेंबली की, उनका कोई ताल्लुक नहीं है भाई सेनेट की कमेटी से। जब हमारे पास बिल आता है तो हमने उसको एक तनकीदी जायजा लेने के लिए अपनी कमेटियां बना रखी हैं, वहां पे तो जो नोक झोंक चल रही है वो चल रही है। लेकिन हमारे पास अगर आप 4:30 या 5 बजे बिल ला के बोले कि 5:10 पे बगैर पढ़े इसको साइन कर दो, तो आप बताइए क्या ये मुल्क की मुफाद में है? सही, आप सेनेट कमेटी की बात कर रहे हैं, आप उस पार्लिमानी कमेटी की बात नहीं कर रहे जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत। नहीं, देखिए मैं सेनेट की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं सेनेट की कमेटी में तो आ जाइए, सेनेट के फ्लोर की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी इत्तेहाद है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये किस तरफ खड़ा हुआ है? पहले भी धरने के वक्त ये बड़ा शिकवा होता रहा, ना पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, ना नून लीग ने सपोर्ट किया। मतलब बज़ाहिर तो इलेक्शन होने के फौरी बाद एक जॉइंट ऑपोजिशन है, लेकिन किसी भी फोरम पर आपको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और अभी ईद के बाद भी ऐलान किया कि तमाम रहबर कमेटी इकट्ठा होकर फैसला करेगी, लेकिन शिकवा आया है JUIF की तरफ से, आपके इत्तेहादियों की तरफ से, कि हमें नहीं शामिल किया जाता गुफ्तगू में और अहम फैसले करने से पहले। जी, आपने दुरुस्त कहा, ये शिकवा जरूर JUI की तरफ से आया है। उसका इजहार मौलाना साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया, अपनी तकरीर में किया, और लेकिन बुनियादी जिस तरीके से जिस मसले से उनका ये शिकवा जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में बड़ी तफसीलन डॉक्टर साहब ने आपको पूरा बैकग्राउंड दिया, उसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि 6 अगस्त 6 अगस्त पाकिस्तान के लिए डेडलाइन है FATF की जानिब से जी। अब ये 6 अगस्त अब से चंद दिन दूर है, बीच में ईद की छुट्टियां भी हैं, तो इस सारे पीरियड के अंदर मेरे ख्याल से हमारी तरफ से एक गैर मुनासिब रवैया होता कि अगर हम कंस्ट्रक्टिवली इसके ऊपर एंगेज ना करते, और एंड ऑफ द डे फिर हुकूमत को ऑपोजिशन की वो तमाम बातें माननी पड़ गई जो हुकूमत पहले मानने से गुरेजा थी। एक पहलू इसका ये है। दूसरा, मौलाना साहब की आपको याद होगा कि जैसे ही इन असेंबलियों का ये वजूद में आई, तो मौलाना साहब का उस वक्त भी ख्याल था कि इंतखाबात में क्योंकि एक वसी पैमाने पर धांधली हुई है, जिस तरह RTS सिस्टम का फेलियर हुआ है और बहुत से दीगर प्री पोल रिगिंग के हवाले से सवालात थे, एक्चुअल इलेक्शन डे पे रिगिंग के हवाले से सवालात थे, तो उनका ख्याल ये था कि हमें कौमी असेंबली में बैठना तक नहीं चाहिए, हमें इन इलेक्शनों को यकसर मुस्तरद करके हमें अब जो पार्टियां इलेक्शन जीती हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उस वक्त भी अपोजिशन की जो दीगर जमातें थी और खुसूसन बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने एक स्टैंड लिया और उन्होंने माजी की एक एक्सपीरियंस उनके सामने रखा और कहा कि हमें निज़ाम को उस नहज पर नहीं लेकर जाना चाहिए कि जिस नहज से निज़ाम हमारे इस्तीफों और एक बहुत जल्दी एजिटेशन शुरू कर देना उससे खतरे में पड़ सकता है। अब ये जो 2 साल गुजरे हैं, अब इन 2 साल में मेरे ख्याल से एक बड़ा रीजनेबल टाइम था इस हुकूमत के लिए कि वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके। अपोजिशन कतन हुकूमत नहीं गिरा सकती अगर हुकूमत पॉपुलर हो,
आप अगर समझते हैं कि हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, कारकर्दगी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात इस वक्त इनको हटाकर खुद इख्तिदार में आना भी चाहती है या नहीं आना चाहती? ऐसा लगता है कि फजल रहमान साहब को तो इस पॉइंट पे शक है और इसीलिए वो कहते हैं कि आप लोग हमेशा हमें इन्वॉल्व किए बगैर कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं, जिससे तासुर ये जाता है कि आप इस हुकूमत को चलता रखना चाहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। 5 साल तो कर रहे थे पूरे। देखिए, अगर तो लेजिटिमेट उनका मैंडेट होता तो भले 5 साल पूरे करते। उनके मैंडेट के ऊपर हमें पहले दिन से एतराज था। फिर जिस तरीके से 2 साल की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। इस वक्त मुल्क में करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, शायद आप ही के प्रोग्राम का मैं वो देख रहा था कि जिसमें आपने बताया कि 66 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हुए हैं इन पिछले 2 सालों में। अगर ये हुकूमती फिगर्स हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त एक्चुअल फिगर्स क्या होंगे, क्योंकि हुकूमती फिगर्स तो हमेशा जरा कंप्रेस करके दिखाए जाते हैं। तो ये हमारे जो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो अवाम के अंदर शदीद इस्तराब है, अवाम के अंदर शदीद कर्ब है। और अपोजिशन जमातों ने अगर उन सेंटिमेंट्स को अगर उनको रिप्रेजेंट ना किया तो मैं तो समझता हूं जाती तौर पे कि फिर अपोजिशन जमातें भी इररिलेवेंट। अगले इशू पर जाने से पहले मुस्तफा साहब आप ये बता दीजिए, तो इस दफा मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि हमारे साथ हाथ हो जाता है, तो इस दफा 2 बड़ी जमातें उनके साथ किसी किस्म का हाथ नहीं करने जा रही, मुत्तफिक है, इत्तेफाक करते हैं उनके मौकिफ से और साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम जिस वक्त तक ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, ऑपोजिशन का इकट्ठा होना जरूरी है। ईद के फौरन बाद एपीसी भी इंशाल्लाह होगी और उस एपीसी में तमाम सियासी जमातों के कायदीन बैठेंगे और उन्हें अवाम की खातिर, अवाम को इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए उन्हें कोई ना कोई लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा। सही। मुसद्दिक साहब, ये सवाल आपसे भी है, डिच नहीं करेंगे फजल रहमान साहब को? नहीं, देखिए, उसका सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम कोई भी नुक्ता नज़र या लाया अमल लेकर तो नहीं चल रहे। अभी तक किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया कि हमारी हिकमत अमली ये है। हमारे पास 3 रास्ते हैं। हम पार्लियामान में बैठ के उनको अपोज करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली अपोज करते हैं, मुल्क की मुफाद में और अवाम के हक में अपोज करते हैं। जैसा कि आज के बिलों में आपने देखा कि हमने वो तरमीम की जिससे मुल्क की मुफाद आगे बढ़ता है। दूसरा हमारे पास रास्ता है कि क्योंकि उनके अपने इल्हाक पार्टीज आहो फुआ कर रही हैं, उनके अपने लीडर्स जो हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि आपने हम पे क्या मुसल्लत कर दिए, ये टेक्नोक्रेट जिनको पर कोई वोट का बोझ नहीं है। और राजा साहब की अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो वो ज़रा ज़्यादा शदीद है गुफ्तगू, तो अंदर भी दरारें पड़ी हुई हैं। फैसल पाउडा साहब की बात सुने जिसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब दाएं बाएं देखें, आपके वो वल्चर्स बैठे हुए आपको ले उड़ेंगे जैसे। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब, नैब कानून के हवाले से अब बता दीजिए कि आगे पेशरफ्त क्या होगी। अभी पहले सेगमेंट में शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा नैब कानून में कोई तरमीम नहीं होने जा रही। उन्होंने कहा मैं 2 टोक आपको बता दूं कि वजीर आजम इमरान खान का बस चले तो उस नैब कानून को मजीद सख्त करेंगे। तो पेशरफ्त कैसे होगी? हुकूमत अपने बिल पर, अपने ड्राफ्ट पर डटी रही, आप लोगों की तरफ से अमेंडमेंट्स आई, कोई इम्कान है इसमें पेशरफ्त होने का, या अब जैसा कानून चल रहा है नैब का वैसा ही चलने देंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब ने आपको जवाब दे दिया। अगरचे शेख रशीद साहब शायद पहले अंदिया दे चुके हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता, बहुत से वज़रा ने दिया कि नैब में प्रोग्रेस होगी। मेरा तो हमेशा से नुक्ता नज़र है कि वो हो कैसे सकती है। इमरान खान साहब अगर किसी को कैद ना कर पाएँ और शाम को उनके जो हवारी वजीर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें कि मैंने मूंछों से पकड़ के इसको जेल में बंद कर दिया, या देखो ये कहता था मुझे बंद करो मैंने बंद कर दिया, या फलां वक्त में फलां बंदा फलां मोड़ से पकड़ा जाएगा, अगर वो ये गुफ्तगू ना कर पाएँ तो फिर आप उनसे कारकर्दगी पर बात करेंगे। उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो नैब की ये शाम का जो ठेका लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, अगर वो ना लगाएं, चोर चोर की गर्दान ना करें, माफियाज की बात ना करें, तो लोग बोलेंगे आपकी कारकर्दगी क्या है, हम अपने बच्चों। ठीक है, तो आप भी समझते हैं कि ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हुकूमत? नहीं, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि जब बात आगे बढ़ने लगती है वो कहते हैं कि ये एनआरओ है। इसका मतलब क्या है कि वो इस पे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, एक लास्ट कमेंट मुस्तफा नवाज खोकर से मैं इस पे ले लूं। मुस्तफा साहब, आप भी समझते हैं कि अब ये मामला खत्म हो गया नैब में अमेंडमेंट का? बेशक जितना भी प्रेशर हो, चाहे कोर्ट्स की जानिब से हो, खुद हुकूमती रहनुमा कह चुके हैं कि हमें तब्दीली लानी है, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि हमें इसमें तब्दीली की जरूरत नहीं है। ये शेख रशीद साहब ने कहा आज। देखिए, जहां तक करप्शन की बहस का ताल्लुक है तो शहजाद भाई, उसमें हमें जो चीज मद्देनजर रखनी चाहिए सबसे पहले वो ये है कि क्या इन नैब कवानीन की वजह से पिछले 2 सालों में करप्शन एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा इमरान खान साहब का, क्या मुल्क में करप्शन में कमी हुई?
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक तो आपके मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ गई है। वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जिसको अपोजिशन में इमरान खान साहब खुद कोट किया करते थे, पहले हमारा नंबर 117 था, अब हमारा नंबर 119 है। तो ये तो सिर्फ एक बयानिया की हद तक कि मैं अवाम के सामने, क्योंकि और कोई मेरे पास प्रोग्रेस है नहीं दिखाने के लिए, तो करप्शन के एक बयानिए को वो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो अहम नुक्ता है वो ये है कि आप अपोजिशन को छोड़ दीजिए। अपोजिशन ने जो सहना है, जो सह रही है और जो आगे चल के सहेगी, आप उसको एक साइड पर रख दीजिए। क्या ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब की केस हमारे सामने मौजूद नहीं है? क्या हमारे सामने लाहौर के असातिज़ा कराम, उनकी मैयतें, हथकड़ियां लगी हुई, क्या वो हमारे सामने मौजूद नहीं है? क्या हमारे सामने मुख्तलिफ अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिनके अंदर कहा जा रहा है कि नैब कवानीन जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आपने इनमें हुकूमत के अपने वुज़रा भी यही पोजीशन लेते रहे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ शो पर मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।